अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सीकर्स। आज के लेक्चर में हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे कि क्या है। वैसे तो अगर हम बात करें तो इससे पहले कि जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं वो क्लासेस से रिलेटेड हो, इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, उनकी ओवरलोडिंग को देखा, ओवरराइडिंग को देखा। तो मतलब जब से हमने ये क्लासेस वाली वीडियोस स्टार्ट की हुई हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उससे ऑनवर्ड्स हर वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सेपरेटली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे थे एंड व्हाट एक्चुअली दिस वर्ड मीन। पॉलीमॉर्फिज्म का अगर आप रियल लाइफ में मीनिंग लें तो दैट मीन्स इन एनीथिंग विद द मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। मतलब ईजीएस्ट वे है कि मुख्तलिफ फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में जो एक चीज़ आ रही हो, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जो हमारी एक क्लास थी पर्सन क्लास, उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में, स्टूडेंट की फॉर्म में या एम्प्लॉय की फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो उस सारे में क्या हो रहा था, मतलब एक ही चीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स आ रही थी। पर्सन क्लास जो है ना वो एज ए स्टूडेंट भी यूज़ हो रही थी, एज ए पर्सन भी यूज़ हो रही थी, एज एन एम्प्लॉय भी यूज़ हो रही थी। सो दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम ओवरलोडिंग की बात करें, ठीक है। तो ओवरलोडिंग हमारे पास दो तरह की होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में भी हम क्या कर रहे थे, सेम नेम फंक्शंस को डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट तरह से डिफाइन कर रहे थे, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स रख के, ठीक है। तो ये भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की ही एक टाइप है। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है ये हम आज के लेक्चर में, मतलब आज हम लोग जो है ना एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म की जिस एग्जांपल को देखेंगे उसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स के जो हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल्स एंड लेस देन, इस तरह के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इनकी डेफिनेशंस पहले से प्री बिल्ट डिफाइंड है, उनको हम रीडिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक ही ऑपरेटर प्लस है, तो वो एक क्लास में उसकी डेफिनेशन हम कुछ और करेंगे, दूसरे में कुछ और करेंगे। प्री बिल्ट इंटीजर टाइप पे जब हम प्लस परफॉर्म करें तो उसका कुछ और मतलब होता है, तो वो भी एक ही चीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। दैट इज़ आल्सो पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अलावा ओवरराइडिंग में भी हम एक फंक्शन की ही डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट तरह से उसको रीडिफाइन कर रहे होते हैं। टू स्ट्रिंग का मेथड एक में कुछ हो रहा है या दूसरे में कुछ हो रहा है, या डिस्प्ले के मेथड को हमने ओवरराइड किया था लास्ट लेक्चर में अपने, तो वो भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है, ओके। सो आई होप कि इससे आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, इसमें दैट इज़ हम एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। इस तरह से हम तीन क्लासेस अपनी बनाएंगे। एक हम अपनी शेप क्लास बनाएंगे, एक हम अपनी सर्कल क्लास बनाएंगे और एक हम अपनी रेक्टेंगल क्लास बनाएंगे। इसमें क्या होगा, शेप क्लास को इनहेरिट करेगी हमारी सर्कल एंड रेक्टेंगल क्लास, तो उसमें हमारे पास इनहेरिटेंस के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट होगी। फिर हम कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करेंगे ओवरलोडिंग के थ्रू, मतलब डिफरेंट कंस्ट्रक्टर, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, तो वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी आ जाएगी, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वो मैं फंक्शन ओवरलोडिंग मैं अगेन नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी। देन हमारे पास हम प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करना सीखेंगे, ठीक है। अपनी रेक्टेंगल क्लास में हम प्लस के ऑपरेटर को इस तरह से ओवरलोड करेंगे कि जब कभी उसको कॉल करें तो दो रेक्टेंगल्स मिलके एक तीसरा रेक्टेंगल हमें रिटर्न करते हैं, ठीक है। और बाकी ओवरराइडिंग के लिए हम टू स्ट्रिंग के फंक्शन को ही ओवरराइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है कंसोल एप्लीकेशन, और उसके अंदर ये मेरी प्रोग्राम क्लास है। आज हम डिफरेंट क्लासेस बनाने की बजाय एक ही फाइल में अगेन काम करेंगे, ताकि आपको इस सिंटैक्स से भी यूज्ड हो जाए। सो हम सबसे पहले अपनी क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास शेप। मैंने कहा था हम एक क्लास शेप बनाएंगे। शेप क्लास के अंदर हम अपने दो पैरामीटर्स रख लेते हैं, ठीक है। इंट a1, ठीक है, लेंथ एंड इंट विड्थ, ठीक है। ये दो पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए मैंने। गेट सेट पब्लिक, ओके। और ये मेरे लेंथ और विड्थ बन गया। अच्छा, मैंने इसको L और W का, मैं इस इंटीजर टाइप की बजाय इसको डबल रख लेती हूँ, क्योंकि ताकि हम पॉइंट में भी वैल्यू दे सकें, दैट इज़ द एक्यूरेट वे। तो मैंने लेंथ और विड्थ यहाँ पे रखी है, तो मैं इसमें शेप की में ना
सर्कल की बजाय मैं इधर रेक्टेंगल और स्क्वायर की क्लास बना लूँगी, ठीक है। या रेक्टेंगल, यस रेक्टेंगल और हम स्क्वायर की क्लास बना लेंगे, ठीक है। तो ताकि स्क्वायर के केस में सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी और रेक्टेंगल के केस में दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, ठीक है। ये मेरे पास बेसिक एक शेप क्लास बन गई। इसके अंदर टू स्ट्रिंग के फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं। स्ट्रिंग पब्लिक ओवरराइड स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है। और टू स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, L इज इक्वल्स टू L W इज इक्वल्स टू W, ठीक है। L और W की जो भी वैल्यूज़ थी हमने उनको प्रिंट कर दिया है इसमें, ठीक है। ये मेरी बेसिक क्लास शेप डिफाइन हो गई। अब मैं एक क्लास बनाऊंगी अपनी रेक्टेंगल क्लास, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक ही शेप की क्लास बनाई थी और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस वगैरह, ओवरलोडिंग फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू ही हमने अपने सारे शेप्स को इम्प्लीमेंट किया था। इसमें मैं डिफरेंट क्लासेस बना के इम्प्लीमेंट करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट टू शो यू गाइज दैट कि एक सिनेरियो को हम कितनी ज़्यादा फॉर्म्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कितने डिफरेंट मेथड से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल क्लास है मेरे पास, वो शेप क्लास को इनहेरिट करेगी, तो इसके अंदर हमें इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ कोई भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टू स्ट्रिंग का मेथड इसके अंदर भी यही सेम आ जाना है, क्योंकि इसमें दोनों लेंथ और विड्थ प्रिंट करवानी पड़ेंगी। इस केस में मैं ना साथ इधर लिख देती हूँ कि ये शेप क्लास का टू स्ट्रिंग है, ठीक है। वैसे हम शेप क्लास के टू स्ट्रिंग को कॉल नहीं करेंगे, इसको हमें जो है ना इसी में डिफाइन करना चाहिए था। मैं इसी कोड को अभी इधर से कॉपी कर रही हूँ और अगेन पेस्ट कर रही हूँ और इस क्लास को मैं नाम दे रही हूँ स्क्वायर का, ठीक है। तो स्क्वायर के केस में सिर्फ लेंथ ही होती है, चारों साइड्स की वो सेम ही होती है, सो मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं विड्थ को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। देखें L, इधर L और W दोनों क्लासेस में पेरेंट क्लास का ही यूज़ हो रहा है, इसके अंदर मैंने खुद से कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। शेप क्लास के हम ओवरराइड के फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं, दैट इज़ नॉट नीडेड, क्योंकि शेप क्लास का हम एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसमें हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के ही ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज़ के अब हम कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का जब ऑब्जेक्ट बने तो लेंथ और विड्थ दोनों पास होने चाहिए, ठीक है। सो मैं लिखती हूँ पब्लिक रेक्टेंगल, ठीक है। दो पैरामीटर्स आएंगे इसमें, इन डबल टाइप का मेरे पास L और W, ठीक है। अब ये है कि इसमें मेरे पास यहाँ पे तो मैं इसको सेट कर ही सकती हूँ L को और W को, लेकिन ये मेरे पास शेप क्लास के अंदर भी अगर मैं इन पैरामीटर्स को सेट करना चाहूँ तो यहाँ से फिर मुझे इधर बेस लगा के तो L और W को पास कर देना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं इधर डिफाइन करने की बजाय बेस क्लास में ही बेस कंस्ट्रक्टर बना के उधर इसको सेट करूँगी L और W की वैल्यू, एंड वाई आई एम डूइंग सो इज़ टू इम्प्लीमेंट द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आती हैं, ठीक है। डबल L कॉमा डबल W। अब ये देखिए मैंने डबल इधर भी L और W कर दिया, ये लोकल वेरिएबल्स हैं मेरे पास, ठीक है। और इधर भी मैंने L और W इसकी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं। वैसे मैंने एक चीज़ गलत की, प्रॉपर्टीज़ को नीचे कर दिया, कंस्ट्रक्टर को ऊपर कर दिया। हम अपने कोड को रीडेबल बनाने के लिए हमेशा क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ को ऊपर डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करते हैं और उसके बाद फंक्शंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैं इस L और उस L को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, अगर मैंने ये प्रॉपर्टी वाले L को एक्सेस करना है तो आई विल यूज़ दिस डॉट L, ठीक है। और जो लोकल इधर पैरामीटर के साथ आया उसको हम खाली L के तौर पर लिखेंगे, फिर दिस डॉट W इज इक्वल्स टू W, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम अपनी स्क्वायर क्लास के अंदर आते हैं। स्क्वायर पे एरर इसलिए आ रहा है कि इसकी पेरेंट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है और इसके अंदर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो हम इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन होगा दैट रिक्वायर्स ओनली वन पैरामीटर, ओके। सो इसके केस में हमने सिर्फ बेस क्लास का, दैट इज़ द शेप क्लास, सिर्फ एक पैरामीटर यूज़ करना है, दैट इज़ L। हमने इसके केस में W यूज़ नहीं करना। सो मैं इधर एक और कंस्ट्रक्टर बना लूँगी जो सिर्फ एक पैरामीटर लेगा, ठीक है। और
दिस डॉट एल इज इक्वल्स टू एल। तो ये देखिए मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर्स बन गए, मीन्स कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, स्पेशल फंक्शन टाइप ओवरलोडिंग यूज़ हो गई, और बाकी हमारे पास इधर भी फंक्शंस बन गए। तो फंक्शन ओवरलोडिंग हमारे पास हो गई, हम लोगों ने ओवरराइड कर दी अपने टू स्ट्रिंग के फंक्शंस को। हमारे पास ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो गया, हमने इनहेरिटेंस की है तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो गया। द ओनली थिंग दैट इज़ लेफ्ट इज़ दिस ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो अभी तक जितना कोड किया है इसका हम ड्राइवर प्रोग्राम बना के रन कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, सो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूँगी, रेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, और इसको मैं वैल्यूज़ पास कर देती हूँ 6.5, 4.5, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अच्छा रेक्टेंगल की सिर्फ अभी मैंने बनाया है, उसका एरिया कैलकुलेट नहीं किया। सो यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट करने का भी फंक्शन बना लेते हैं, दोनों में डिफाइन कर लेते हैं एरिया का फंक्शन, ठीक है। मैं इधर बना लेती हूँ पब्लिक, ये रिटर्न करेगा जस्ट एरिया को, ठीक है, पब्लिक डबल एरिया, ठीक है। और इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया मुझे एल स्टैटिक डब्ल्यू, ठीक है। और स्क्वायर के अंदर मैंने एरिया बनाया पब्लिक डबल एरिया, ठीक है, और इसने हाल ही मुझे एल स्टैटिक एल रिटर्न कर दिया, ठीक है। शेप क्लास के अंदर मैंने एरिया फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ड्राइवर प्रोग्राम पे जाएंगे, अगेन रेक्ट डॉट एरिया कॉल करेंगे, और ये जो मुझे रिटर्न करवाएगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ थी वो भी प्रिंट हो, तो उसके लिए मैंने साथ इधर रेक्ट भी लिख दिया, ठीक है। रेक्ट क्या करेगा, रेक्टेंगल के टू स्ट्रिंग के फंक्शन को कॉल करेगा, और उसके अंदर जो भी लेंथ और विड्थ हमने इधर से पास किया वो प्रिंट हो जाएगी, और उसके अलावा एरिया भी साथ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्वायर क्लास का भी इस तरह से SQR मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसको मैं रख रही हूँ जस्ट 7, ओके। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं लिखूँगी SQR प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास क्या है, SQR डॉट एरिया, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की तरफ। तो आप ये देखें कि ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। इसने सबसे पहले मुझे एल और लेंथ और विड्थ की वैल्यू शो करवाई है, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दिया। उसके बाद मुझे लेंथ उसने सिर्फ शो करवाई है और एरिया ऑफ स्क्वायर बता दिया। सो अब हम करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की तरफ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हमारे जो प्लस माइनस और बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनको हम रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप प्लस की बात करें तो प्लस का ऑपरेटर आप दो इंटीजर टाइप्स पे तो अप्लाई कर ले सकते हैं, फ्लोट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंकैटिनेशन के थ्रू आप वो के दौरान आप स्ट्रिंग्स पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या आप दो ऑब्जेक्ट्स पे, मतलब मैं स्क्वायर क्लास का यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लूँ, स्क्वायर SQR2 इज इक्वल्स टू न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं SQR प्लस SQR2 कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं ये करूँगी तो ये मुझे क्या देगा, ठीक है। मैं अगर तीसरा एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ SQR3, मैं चाहती हूँ कि मैं एक तीसरा स्क्वायर बनाऊँ जो इन दोनों के स्क्वायर्स को मिला के बने, ठीक है। तो देखिए मैं ये काम इधर नहीं कर सकती, ये मुझे इधर एरर दे रहा है, ठीक है। मैं प्लस का ऑपरेटर अपने ऑब्जेक्ट्स पे नहीं अप्लाई कर सकती। ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड्स ऑफ टाइप स्क्वायर एंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो क्लासेस हैं, मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस आर एक्चुअली यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, ठीक है, उनके ऊपर भी प्लस का ऑपरेटर मैं या प्लस या माइनस कोई भी ऑपरेटर
डिफाइन कर सकूँ तो उस केस में हम उस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी शेप क्लास पे आती हूँ और यहाँ पे हम अब ओवरलोड करेंगे फंक्शन। ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए उनका स्टैटिक होना ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट इज स्टैटिक, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसके उनको करते हुए साथ में आपको स्टैटिक भी बता दूँगी, ठीक है, कि स्टैटिक का जो है ना क्या पर्पज़ है। अभी बस आप ये याद रख लें कि आपने साथ स्टैटिक का कीवर्ड भी लगाना है, पब्लिक स्टैटिक। उसके बाद आप रिटर्न टाइप लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखें, जब आप दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो आपको एक इंटीजर ही रिटर्न करता है। अगर आप दो स्ट्रिंग्स को प्लस कर रहे हैं, कंकैटिनेट कर रहे हैं, तो वो इन रिटर्न आपको एक स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जिस टाइप के ऑपरेटर्स पे आप प्लस लगा रहे होंगे, जिस टाइप के ऑपरेंड्स पे, जिस टाइप की डाटा टाइप पे आप प्लस अप्लाई कर रहे होंगे, ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होंगे, उसी टाइप की डाटा टाइप आपको रिटर्न में मिलेगी, आंसर में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स पे प्लस लगाना चाहते हैं, तो मेरी रिटर्न टाइप भी स्क्वायर ही होगी। उसके बाद ऑपरेटर, ये रिटर्न टाइप मेरी आ गई। उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड लगाना है, देन हमने ऑपरेटर लिखना है, दैट इज अदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, इक्वल ऑपरेटर, डबल इक्वल ऑपरेटर एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम अपने केस में ये प्लस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा, स्क्वायर S1 कामा स्क्वायर S2, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये अप्लाई करना है, ठीक है। दो स्क्वायर्स के सम से तीसरा स्क्वायर हमें मिलेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट्स में इसके दो पैरामीटर्स होंगे इसी क्लास के टाइप के, ठीक है। अब ये मुझे ये इधर एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप तो लिखी है लेकिन अभी फंक्शन की बॉडी के अंदर कुछ रिटर्न नहीं किया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मैं एक तीसरा स्क्वायर बनाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं स्क्वायर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, SQR, ठीक है, और इज इक्वल्स टू न्यू SQR, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस स्क्वायर का जो लेंथ होगी वो इक्वल होनी चाहिए S1 डॉट लेंथ प्लस S2 डॉट लेंथ के, ठीक है। एक्चुअली दो स्क्वायर्स को सम करके जब आप तीसरा स्क्वायर बना रहे हैं तो उन दोनों की जो लेंथ होगी वो दोनों कंकैटिनेट प्लस होंगी और एक बड़ा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे भी वो मुझे एरर दे रहा है। इस पर क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए हुए थे जबकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं था किया हुआ अपने इस क्लास के अंदर, ठीक है। सो मैं एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेती हूँ इधर भी और अपनी पेरेंट क्लास के अंदर भी, पब्लिक शेप, ठीक है। अब हम ये ओके, ठीक है। सो अब ये देखें इधर से एरर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी ये वाला एरर बाकी है क्योंकि अभी भी मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया। सो उसके बाद मैं लिख दूँगी इधर रिटर्न SQR, ठीक है, ठीक है। तो इधर हमने रिटर्न SQR कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखें इधर मैंने ऊपर लाइन लिखी थी, ये इस लाइन से एरर रिमूव हो गया। अब अगर इधर मैं ये वाली लाइन ही कॉपी करती हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर वाली, ठीक है। इसको 3 टाइम्स कॉपी करती हूँ। एक दफ़ा एरिया ऑफ स्क्वायर के केस में SQR2, एक दफ़ा SQR3 प्रिंट होगा, ठीक है। सो आप देखेंगे कि जो SQR3 है वो SQR1 और SQR2 का सम होगा। इसको मैंने 7 और 8 किया हुआ है, 7 और 8 इज़ 15। सो इसका एरिया 15 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इसकी लेंथ 15 है, ऑल साइड्स की लेंथ, ठीक है। इसको रन करते हैं हम और देखते हैं इट विल वर्क। और इसके बाद ये काम कर जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। हमने हर तरह की पॉलीमॉर्फिज्म को देख लिया, इधर इम्प्लीमेंट कर दिया इस प्रोग्राम में। अब आपका टास्क ये है कि आप इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करें, स्क्वायर और रेक्टेंगल क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाएं पैरामीटर का, ठीक है। वो ओवरराइड करेगा स्क्वायर क्लास के अंदर से, ठीक है। और फिर पैरामीटर को प्रिंट करवाएं और जो है ना रेक्टेंगल क्लास के अंदर भी आप ऑपरेटर को ओवरलोड करें, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करें ताकि दो रेक्टेंगल्स को सम करके भी एक तीसरा रेक्टेंगल बन सके, ठीक है। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी पॉलीमॉर्फिज्म का क्लियर हो गया होगा और इसके साथ साथ बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी जो इससे लिंक थे, दैट इज मतलब जो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आते हैं, दैट इंक्लूड इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग एंड सो ऑन, ओके। And if you are learning something new from my videos, don't forget to subscribe my channel
and you can follow me on Instagram and Facebook. The link to my socials are given in the description of this video. Allah Hafiz.